जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असेसमेंट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो पहले स्किप हो गई थी, तो मैंने स्लाइड में कल ही जैसे मुझे याद आया था तो मैंने ये इसको सेव कर लिया था। डेमो लेक्चर समटाइम आपसे इंटरव्यू जब देने आप जाते हैं तो आपसे डेमो लेक्चर का कहा जाता है। तो डेमो लेक्चर आपने कैसे देना है, इस पे थोड़ी सी मैंने कहा चलें 5-10 मिनट की बात कर ली जाए, ताकि आपको इसका फॉर्मेट पता हो, डेमो लेक्चर देने का तरीका पता हो कैसे दिया जाता है। कोई बता सकता है, किसी का एक्सपीरियंस है डेमो लेक्चर देने का? जी जी प्लीज़। जी सर, जी बोलें प्लीज़। आप। चले मैं बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे वहाँ पे पैनल होते हैं उनको हम एज अ स्टूडेंट लेते हैं और हम उनको एज अ क्लास लेके जो किसी भी टॉपिक पे जो है वो यस उनको पढ़ाते हैं। यस एग्जैक्टली। अच्छा, आपको सम टाइम टॉपिक जो दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक आप चूज़ कर लें, ठीक है। सम टाइम आपसे कहा जाता है कि आप जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन दें या डेमो लेक्चर दें, ठीक है। और सम टाइम कुछ स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो ख़ुद कह देते हैं कि क्या मैं इस पर डेमो लेक्चर दे दूँ। तो डेमो लेक्चर जो है वो देने का तरीक़ाकार, जैसे आप नॉर्मली क्लास के अंदर जो अपनी जो स्टेप्स होते हैं आपके लेक्चर के, लेसन के, सेम उसी तरह उनको ही आपने फॉलो करना होता है। तो सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके सामने जो पैनल बैठा होता है, आपने उनको कंसिडर करना है कि ये आपके स्टूडेंट हैं। आपने उस 2-4-5 मिनट के लिए जिस टाइम आपने डेमो देना होता है, आपने उनको अपना स्टूडेंट कंसिडर करना है। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद कोशिश ये आपने करनी है कि जो हमने लेसन प्लान के स्टेप्स पढ़े हैं, सबसे पहले बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करना, ठीक है। बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है। मसलन आपसे टॉपिक पूछा जाता है कि आपने जो है वो प्रैग्मेटिज्म पढ़ानी है, ठीक है। तो फ़िलासफ़ी फ़र्ज़ करें, आइडियलिज़म की बात कर लें, कोई भी फ़िलासफ़ी, किसी एजुकेशन का कोई भी टॉपिक हो सकता है, होगा एजुकेशन का ही, नॉर्मली एजुकेशन का टॉपिक ही दिया जाता है उनकी तरफ से। अगर आपको खुद ऑप्शन मिले, चांस मिले, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई 2-4-5 टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएँ, उनमें से किसी एक पे प्रेजेंटेशन दे दें। सम टाइम वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोई 2-3 टॉपिक बताएं जिन पे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या चाहती हैं। सम टाइम कहा जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर ही प्रेजेंटेशन दें। सम टाइम ये कहा जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी के किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दें। तो आप तीनों सिचुएशन के लिए तैयार रहें। इस दफ़ा जो इंटरव्यू हुए हैं फ़ीमेल साइड से, काफ़ी सारे स्टूडेंट से डेमो लिए गए हैं, लेकिन मेल साइड से किसी से भी नहीं लिया गया। तो ये डिपेंड करता है पैनल के चेयरमैन के ऊपर कि वो आपसे लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। इस दफ़ा फ़ीमेल साइड पे हर एक से इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा गया है, लेकिन मेल साइड से किसी से भी इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया। अब ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि इंटरव्यू के जो पैनल है उसका चेयरमैन किस नौइयत का इंटरव्यू आपसे लेना चाह रहा है। बहरहाल ये सिचुएशनल केसेस हैं, आपको तैयार होना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। डेमो लेक्चर में आप सबसे पहले बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है। तो आप उनसे ये सिंपली कह सकते हैं कि मैं विद ड्यू रिगार्ड्स मैं आपको कंसिडर करूँगा या करूँगी कि आप मेरे स्टूडेंट हैं इस टाइम के लिए। तो आप उनसे वही जो बेसिक, वेरी बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, क्या आपने फ़िलासफ़ी के बारे में जानते हैं, फ़िलासफ़ी के कितने एरियाज़ होते हैं, फ़िलासफ़ी में हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये लाजमी नहीं है कि वो आपको जवाब दें, लेकिन आपने कंटिन्यूसली 2-3 सवाल लाजमी प्रीवियस नॉलेज के, या जिसे हम रेडीनेस कहते हैं या प्रीवियस नॉलेज की असेसमेंट कहते हैं, वो लाजमी कर लेने हैं। अब आपने जो है वो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, प्रैग्मेटिज़म। अब प्रैग्मेटिज़म जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट कि आज हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, अब आप एसएलओज़ बताएंगे। अभी आपने उनको एसएलओज़ नहीं बताए, अभी आपने सिर्फ उनके प्रीवियस नॉलेज को असेस किया, रिलेट किया। अब आप उनको अपने एसएलओज़ बताएंगे कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप आज जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स जब आप बता लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका काम होगा कि आप अपने टॉपिक को मतलब आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रैग्मेटिज़म क्या होती है। रियल लाइफ सिचुएशन में प्रैग्मेटिज़म की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी पढ़ने के बाद फ़िलासफ़ी को किस हद तक हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एट्सेट्रा। कोई भी 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आपने देख लेने हैं। अब आपने जब स्टार्ट करना है तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आपने इसके नेम से स्टार्ट करना है। प्रैग्मेटिज़म का मतलब क्या होता है, ठीक है।
प्रैग्मेटिज्म वर्ड किस लैंग्वेज का वर्ड है, एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आपने सिंपली इसकी डेफिनेशन, हु इंट्रोड्यूस प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी, इसके 2 से 3 लंबी डिटेल नहीं, फहरिस्त नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है, टोटली जो मेन 3 से 4 मेन फीचर्स हैं, ठीक है, आपने वो बताने हैं। ठीक है, फिर आपने डायरेक्ट आ जाना है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई 30 मिनट का टाइम तो है नहीं, आपकी प्रैग्मेटिज्म 30 मिनट के अंदर पढ़ानी है। तो अब आप जब उसकी एप्लीकेशन की रियल लाइफ सिचुएशन में इसकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई इसको कर सकते हैं प्रैग्मेटिज्म को, तो ये आप बता देंगे। ठीक है, और फाइनली अब ये याद रखिएगा कि जब आपने डेफिनेशन या वर्ड की डेरिवेशन से स्टार्ट करना है और कंक्लूजन तक जाना है, तो आपने ड्यूरिंग टीचिंग लाजमी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मसलन ये नहीं है कि हर बात एक आधी लाइन बताएं और 2 क्वेश्चन पूछें, ऐसे नहीं, लेकिन नॉर्मली जैसे हम क्लासरूम में करते हैं तो आपको क्वेश्चन करने चाहिए पैनल से, और आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि पैनल आपको रिप्लाई करेगा, लेकिन आपने ये वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे तो जवाब ही नहीं मिल रहे, मैं आगे पूछूं या ना पूछूं, आपने पूछना है। ठीक है, तो वो चूँकि रियल लाइफ में तो आपके स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपको नहीं कर रहे होंगे, तो आपने उनसे क्वेश्चन पूछते जाना है, चाहे वो आपसे, मैंने एक दफ़ा दिया था सिंगल नेशनल करिकुलम की ट्रेनिंग में जो है वो डेमो दिया था, तो मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला था। बहरहाल मैंने कोई 15-20 क्वेश्चन कर लिए थे उनसे। बात करने का मकसद ये है, और मैं सिलेक्ट भी हुआ था उसमें, बात करने का मकसद ये आपने सवाल करने हैं लाजमी, चाहे वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हो तो भी है, ना दे रहे हो तो भी है। अब जब आप कंक्लूजन पे जाएंगे तो कंक्लूजन आपने लाजमी उसका देना है। अब देन आपने उसको बच्चे को कोई असाइनमेंट भी लाजमी देनी है। ठीक है, असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, असाइनमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि इसको 10 दफ़ा लिख के आए, 2 दफ़ा लिख के आए। प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि आप मज़ीद इसमें एक्सप्लोर करें, मज़ीद ऐसी प्रैग्मेटिज्म की अप्रोचेस मॉडर्न ट्रेंड्स में कहाँ कहाँ, मसलन ये आप अप्रोच पाकिस्तान में कौन कौन से लेवल पे प्रैग्मेटिज्म अप्लाई हो रही है, एजुकेशनल लेवल पे किस डिग्री लेवल पे इस अप्रोच को यूज़ किया जा रहा है, इस अप्रोच के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इस तरह की कोई असाइनमेंट आप देख सकते हैं हमारे करंट जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इसमें। तो इस तरह के सवाल आप बच्चों को दे सकते हैं एंड पे असाइनमेंट के तौर पर। तो ये आपका डेमो लेक्चर होता है, आप जो है वो उम्मीद है कि इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको समझ लग गई होंगी। असेसमेंट एजेंसीज़, ये हमारा आज का टॉपिक है। असेसमेंट एजेंसीज से मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऐसे इदारे मौजूद हैं जो असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कुछ चीज़ें स्किप करते जाएंगे। ठीक है, अब असेसमेंट एजेंसीज में सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की। पाकिस्तान में इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पर जो इदारा रिस्पॉन्सिबल है जो था पार्टीशन के टाइम पे, वो कौन सा इदारा था? पार्टीशन में पाकिस्तान के पास एक ही यूनिवर्सिटी थी, ईस्ट पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के पास, वैसे 2 थी, एक उस पाकिस्तान में थी बांग्लादेश में ढाका, और एक ईस्ट पाकिस्तान में जो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी, डिस्ट्रिक्ट में कोई 2-3 स्कूल होते थे हाई स्कूल, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी किस चीज़ के लिए? मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम की कंडक्शन के लिए। 1947 से लेकर 1954 तक। 1954 में एक इदारा बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, 1954 में। इस इदारे ने जो है वो फिर मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किए पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद। दैन फिर हर सूबे बने, जो सूबा बनता गया उसमें डिवीज़न बनी, हर डिवीज़न में एक बोर्ड बना, और अब इस वक्त जो है हर डिवीज़न में एक एक बोर्ड कायम है जो कि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम लेता है पूरे पाकिस्तान में। अब बात करें अगर हम दानिश स्कूल की, तो दानिश स्कूल पंजाब के अंदर इस वक्त टोटल जो फंक्शनल है वो 16 स्कूल हैं, और वैसे टोटल 20 स्कूल हैं। 2 बखर में बन रहे हैं और 2 आई थिंक टीजी खान में बन रहे हैं, तोसा शरीफ में आई थिंक सो। तो इन स्कूल्स की जो असेसमेंट है ये भी 22 लाहौर करता है, यानी लाहौर बोर्ड जो है इन 20 स्कूलों की असेसमेंट करता है। 16 की कर रहा है, 4 इन प्रोसेस हैं, वो 1-2 साल तक कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, तो वो भी फंक्शनल होंगे। बहरहाल ये बोर्ड का काम होता है। बोर्ड जो है इस वक्त जो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो बोर्ड है ये किसको फॉलो कर रहा है, किस टेक्सोनॉमी को, तो बोर्ड हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो कर रहा है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के कौन से 3 लेवल्स को फॉलो कर रहा है, कौन बताएगा जी थियोरेटिकल एग्जाम में? जी प्लीज़ जी, फर्स्ट 3 कौन से कितने परसेंटेज है इनकी? 70% knowledge
50%. सर नॉलेज 70%, नॉलेज कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंशन 20% और एप्लीकेशन 10%। अच्छा, इसकी जो एग्ज़ाम स्कीम है वो कौन सी है? क्राइटेरियन रेफरेंस है, रिलेटिव ग्रेडिंग है, कौन सी है बोर्ड की? जी, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। अच्छा। 2019 में जो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है पीबीसीसी ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम किसी को पता है? पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 2019 में, और उस 2019 में ही उन्होंने इन 3 लेवल्स की बात की है कि ये 3 लेवल हमारे असेस किए जाएंगे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में। बहरहाल ये एक इदारा है। इसके बाद इससे पहले जो है इसके बाद जो है पैक इस्टेब्लिश हुआ था, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। ये तो मैट्रिक और इंटर लेवल पे हो गया। अब पहली से लेकर 8वीं जमात तक जो असेसमेंट पंजाब के अंदर बाकी सूबों में नहीं है। सर 1918 पहले उस इदारे का नेम बता दें। जी, किस सर इदारे? 2019 वाले उस इदारे का नेम बता दें। इदारे का नेम नहीं है ये, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है पीबीसीसी। ये पंजाब के जितने 9 डिवीजन्स हैं ना, तो उनके जो 9 बोर्ड्स हैं उनके जो चेयरमैन हैं इन्होंने डिसाइड किया था। अब डिसीजन जो है वो यूनानिमस होता है, यानी सबका एक ही होना चाहिए, सारे बोर्ड्स एक ही पैटर्न पे चल रहे होंगे, पेपर एक जैसे होंगे, पेपर में जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो एक जैसे होंगे। तो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये रिलेटिव ग्रेडिंग, यही जो कोरोना में जो हालात बने थे आपको पता है, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम आया था। अब क्राइटेरियन रेफरेंस है लेकिन उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था 2019 में, 2019-20 में आई थिंक था, ये 20 में था आई थिंक, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें जो है वो हर बच्चे के 1000 में से 1000 नंबर थे, कुछ के 1002 भी थे। बहरहाल वो जो सिस्टम था जिसमें कोरोना की वजह से पेपर बच्चों ने दिए और नंबर उनके पूरे थे, वो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम था। अच्छा, हाँ, पैक की हम बात कर सर रहे वो थे। जो हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जिसमें एक सब्जेक्ट में अगर आप पास होंगे तो आप साथ में दूसरे में भी हाँ खुद जी, ब खुद ही हाँ, पास हो एक जाएंगे में बगैर पास हैं पेपर। तो सब में पास हैं आप। बहरहाल सवाल पूछा सर गया वो था। ये हुआ था, साइंस सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए थे और आर्ट्स सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे, इसीलिए यही कहा था कि साइंस वाले पास हैं तो फिर आर्ट्स वाले भी हाँ पास जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, पैक की हम बात कर रहे थे, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 1856 आई थिंक था। 1856 में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, आप में से किसी को याद हो तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिसेस कायम किए थे। उन ऑफिसेस के नाम था डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डीपीआई। ठीक है, 1856 में। 1856 में पंजाब में एक डीपीआई ऑफिस कायम होता है। उस ऑफिस का नाम है डीपीआई एलिमेंट्री। इस डीपीआई एलिमेंट्री के मौजूदा जो डायरेक्टर हैं डीपीआई के, राना अब्दुल कयूम है पंजाब के। तो 1856 में ये डीपीआई ऑफिस कायम हुए। इन डीपीआई ऑफिस का काम क्या था और 2005 तक इनका काम क्या रहा है? इनका काम ये था कि 5वीं और 8वीं का एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाते थे डीपीआई एलिमेंट्री। डीपीआई 2 होते हैं हर सूबे के अंदर, एक होता है डीपीआई एलिमेंट्री और दूसरा होता है डीपीआई सेकेंडरी, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी। सेक्रेटरी के नीचे वाली पोस्ट है ये, सेक्रेटरी एजुकेशन हाईएस्ट पोस्ट होती है। तो इन ये जो है 1856 से लेकर 2005 तक पाकिस्तान में, स्पेशली हम पंजाब की बात कर रहे हैं, 5वीं और 8वीं के जो इम्तिहान कंडक्ट होते थे ये कराते थे डीपीआई। 2005 में एक ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश करने की सिफारिश पेश की गई, उसका नाम था पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, पैक पंजाब। ये 16 जनवरी 2006 को इस्टेब्लिश हुआ और पहली मरतबा इसने 5वीं का इम्तिहान लिया, पूरे पंजाब के 5वीं क्लास के बच्चों का इम्तिहान लिया, और फिर अगले साल इसने 8वीं क्लास का इम्तिहान लिया। 2019 तक ये 5वीं और 8वीं का फिर इम्तिहान लेता रहा है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। 2019 में आके पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने अपना सिस्टम जो है वो चेंज किया। सर जी, स्टार्ट कब किया था सर? 1856 में। स्टार्ट पैक कब हुआ था? नहीं 2006 सर, बाद में एग्जाम 5 क्लास का कब हुआ? 2006 16 जनवरी। 16 जनवरी को तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है ना। वैसे इसने पहली मरतबा 5वीं का इम्तिहान 2006 में लिया था। ठीक है सर। अच्छा, अब जो है कहाँ पे था मैं, हाँ, अच्छा, अब 2020 में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने
एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इसका नाम था असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये 2019 में है। और वो जो पीबीसीसी वाला है ना, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, वो है उसमें, बुक में भी है, वो आई थिंक 2020 में है। ये देख लीजिएगा डेट्स इनकी, ये तो मुझे आई थिंक लग रहा है कि 19 में ही था। तो इन्होंने ना, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक ने ये इंट्रोड्यूस करवाई असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क में, अब जैसे मैंने पहले बताया कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक पहले जो इम्तिहान ले रहा था वो 5वीं और 8वीं के ले रहा था। अब असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क में पंजाब ने पैक ने अपने, ये पैक किसी और सूबे में मौजूद नहीं है, बाकी सूबों में डीपीआई ही ले रहे हैं इम्तिहान, पंजाब में ये इस्टेब्लिश हुआ है सिर्फ। अच्छा, ये जो इम्तिहान अब ले रहा है पैक ने अपने इम्तिहान को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इन 2 पार्ट्स का नाम है LSA और SBA। LSA जो है वो कहते हैं लार्ज स्केल असेसमेंट को, और SB होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। डिफरेंस दोनों में ये है कि स्कूल पहले पैक जो है वो पेपर खुद बनाता था, पेपर कंडक्ट खुद करता था, मार्किंग खुद करता था, रिज़ल्ट खुद अनाउंस करता था 5वीं और 8वीं के सिर्फ, बाकी स्कूल खुद करता था, बाकी क्लासेस के 1 2 3 4 6 7 ये बाकी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट अनाउंस करते थे। अच्छा, अब पैक ने जो है 2019 से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। वो सिस्टम ये था कि 2019 में पैक ने कहा कि पैक 2 तरह की असेसमेंट करेगा, एक करेगा SBA, दूसरी करेगा LSA। SBA से मुराद ये है कि पैक जो है ग्रेड 1 से लेकर 8 तक हर सब्जेक्ट के आइटम यानी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा स्कूलों को। स्कूल जो है उन क्वेश्चंस को लेके पेपर बनाएंगे, ऑनलाइन पेपर बनता है, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है ऑनलाइन पोर्टल पे। हर स्कूल जो है वो अपना एक पेपर डिज़ाइन करता है, उसको प्रिंट आउट करके ख़ुद इम्तिहान लेता है, ख़ुद रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है, ख़ुद रिज़ल्ट कार्ड इशू करता है 5वीं और 8वीं के। अब इसके साथ साथ जो दूसरी ये होती है SBA, दूसरी होती है LSA। LSA में जो पैक है उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि LSA में वो पंजाब से रेंडमली स्कूल सेलेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में रेंडमली स्कूल सेलेक्ट करता है, यानी 20 कहीं से कर लिए, कहीं से 30, कहीं से 40। उनमें फिर 5वीं और 8वीं में सिर्फ ये जो LSA है ये 5वीं और 8वीं का होता है। इनमें वो 5वीं और 8वीं के जो है वो रेंडमली बच्चे सेलेक्ट करेंगे हर स्कूल में से, यानी मतलब वो कहेंगे कि 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो वो जो एग्ज़ामिनर जाएगा वो 10 अपनी मर्ज़ी से रेंडमली, एक छोड़ के दूसरा, ज़्यादा तादाद है तो तीसरा, इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से रेंडमली बच्चे सेलेक्ट करके उनकी असेसमेंट करेगा। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ना स्कूल के साथ शेयर किए जाते हैं, ना बच्चे के साथ, ना ही सर्टिफिकेशन होती है। ये सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आइटम की रिसर्च पर्पज़ के लिए और करिकुलम या कंटेंट की असेसमेंट के इवेलुएशन के लिए। ठीक हो गया, ये था हमारा है पैक। ठीक है, अब इसके बाद है नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम। 2003 में ये एक शदीद कमी महसूस की गई कि पाकिस्तान के पास तो असेसमेंट का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है, यानी मैट्रिक और इंटर लेवल पे तो था, हायर लेवल पे पाकिस्तान के पास जो है वो फेडरल लेवल पे तो कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। ये तो सूबों के रिस्पॉन्स ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं, बोर्ड भी और पैक भी। तो पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो वर्ल्ड बैंक और DFID, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों की फंडिंग लेके जो है 2003 में एक इदारा कायम किया। ये स्टार्ट में जो है वो आई थिंक 5 ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। तो इस इदारे ये 2003 में लॉन्च हुआ। तो इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि 4वीं और 8वीं ग्रेड में, यानी लार्ज स्केल असेसमेंट था। लार्ज स्केल असेसमेंट से मुराद ये है कि पाकिस्तान के तमाम जो 4वीं और 8वीं के तमाम स्कूलों के 4वीं और 8वीं के बच्चे, ये मुराद नहीं होगा। लार्ज स्केल से मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान से होंगे लेकिन रैंडमली होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में 20 स्कूल, 30 स्कूल, 40 स्कूल, फॉर रिसर्च पर्पज़ ओनली। ठीक है, इसके रिजल्ट्स भी शेयर नहीं किए जाते। 4वीं और 8वीं से हर 4 साल बाद 4 सब्जेक्ट की ये असेसमेंट करता है। नियास 2003 में कायम हुआ। ठीक है, हर 4 साल बाद 4वीं और 8वीं में से 4 सब्जेक्ट की असेसमेंट करता है, जिसमें मैथ आती है, इंग्लिश आती है, लैंग्वेज और साइंस और ये जो हमारी इस्लामिक स्टडी है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स की क्या करता है, ये असेसमेंट करता है। इसकी असेसमेंट क्राइटेरियन रेफरेंस है। अच्छा, न्यास तो फेडरल लेवल पे काम कर रहा है। ये 2003 में जो है वो लॉन्च किया गया था और फिर इसको देखा, इसको जो है वो स्टार्ट में प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया, फिर इसको परमानेंट कर दिया गया था 2003 में ही। अब ये इसके जो प्रोविंशियल लेवल पे जो सब सेंटर काम कर रहे हैं उनको हम कहते हैं
पीस, PEACE, प्रोविंशियल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर्स, पीस, ठीक है। और जो फाटा फाना जो एक्स थे, आप आजकल वो KPK में मर्ज हो चुके हैं, या AJK में, इसको कहा जाता है एरिया एजुकेशन असेसमेंट, AEACE, पीस जो है वो प्रोविंस हमारे जो 4 सूबे हैं इनमें, और एस जो है फाटा फाना और आज़ाद कश्मीर में, और ओवरऑल मुल्क में नियास के नाम से ये जाना जाता है। तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है इदारा, इसका नाम है एसर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर 2008। एसर जो है ये 5 से 16 ईयर एज के बच्चों की असेसमेंट करता है और उनकी रिपोर्ट देता है। और ये हमारा जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसमें इसकी रिपोर्ट जो है वो शाया या पब्लिश की जाती है, एसर की, एसर 2008 की। जी यानी ये रूरल चिल्ड्रन से, ये भी ऑटोनोमस बॉडी है, रूरल चिल्ड्रन से ये जो है वो क्या करती है, ये सॉरी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट होती है आती है हमारे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में। तो ये रूरल एरियाज़, इसका मेजर जो है वो फोकस होता है 5 से 16 साल की एज के बच्चों के लिए, और इसका मेजर फोकस लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर होता है। अच्छा, टिम्स जो है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम है इसको लिंक किया गया है टिम्स के साथ। अब टिम्स क्या है, जैसे हमारे यहाँ नियास है 4वीं और 8वीं का एग्ज़ाम लेता है, अमेरिका का एक इदारा है इसका नाम है टिम्स, ठीक है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी। ये टिम्स क्या करता है, इसका काम भी यही है, हमारे नियास की तरह ही ये भी हर 4 साल के बाद क्या करता है, 4वीं और 8वीं ग्रेड के बच्चों की असेसमेंट करता है साइंस और मैथमेटिक्स में। इनकी असेसमेंट का एक अलग ही सिस्टम है। ये क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया से इनवाइट करते हैं 4वीं और 8वीं के बच्चों को कि आए हमारे बच्चों के साथ आप compete करें। तो बाकी ममालिक के बच्चे इनके साथ compete करते हैं, और इस कंपटीशन में फिर ये हिस्सा लेते हैं और देखते हैं कि जो करंट सिनेरियो या ट्रेंड हैं वो इसके साइंस के और मैथ के क्या चल रहे हैं। वो बड़े सियाने हैं, तो फिर जो टॉपर होते हैं उनको स्कॉलरशिप पे, उनकी फैमिलीज़ को वहीं पे रख लेते हैं, और वो कल को डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं। बहरहाल तो टिम्स जो है इसको हमारे जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको अलाइन किया गया था टिम्स के साथ, ठीक है। और मेरे ख्याल में नीचे वालों को आप छोड़ दें, ये इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान ने सब इम्पोर्टेंट है, टिम्स 2019 में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान के अंदर 2 ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं। एक पहले ट्रेनिंग सेंटर का नाम है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च कब इस्टेब्लिश हुआ था पंजाब के अंदर, कोई कौन बताएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी का ये सर 1962 में, नो 1960 में। यस ये सर 1960 में बना था IER जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी, अमेरिका की वो यूनिवर्सिटी थी, इंडियाना। यस एग्जैक्टली। अच्छा, जो दूसरा हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन H9 इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद में है एक, और एक लाहौर में है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, मीन, मीडियन, मोड, इसको छोड़ें, इसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। परसेंटाइल का आपको मैं बता देता हूँ, परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल जो है वो कहते हैं किसी वैल्यू, चूँकि ये नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस में है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नॉर्म रेफरेंस में हम परसेंटाइल यूज़ करते हैं। परसेंटाइल कहते हैं वैल्यू दैट डिवाइड द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, वो वैल्यू जो 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डाटा को डिवाइड करे, उसको हम परसेंटाइल कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें क्लास में ये जो एग्जांपल है इसी को हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक डाटा सेट है, आई थिंक इसमें 21 वैल्यूज़ हैं। तो इसकी हम परसेंटाइल निकालते हैं कि परसेंटाइल इसकी कैसे निकलेगी। परसेंटाइल से मुराद क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। मसलन मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने एक टेस्ट दिया है, जिस टेस्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 12 थे, टीचर ने टेस्ट लिया है, ठीक है। तो अब जो मेरे मार्क्स आए हैं इस टेस्ट में आए हैं वो कितने, 10, कितने आए हैं 10। टोटल वैल्यूज़ जो है वो 20 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 20, टोटल मार्क्स हमारे फ़र्ज़ करें हैं 12, तो मेरे आए हैं 10 मार्क्स। अब मेरा टीचर ये देखना चाहता है कि नईम का जो परसेंटाइल है वो कितना है, वो कैसे चेक करेगा। नंबर ऑफ़ वैल्यू बिलो x, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, टोटल वैल्यूज़।
अब ये मेरा कौन सा नंबर यहाँ पे बन रहा है, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कोर नंबर मुझसे कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 स्टूडेंट इतने ऐसे हैं जिनके स्कोर या नंबर मुझसे कम है। तो इसका फार्मूला है परसेंटाइल का, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो नेम, ये कितने हैं 16, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये कितने हैं 20। अब 16 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 80%। इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्कोर है वो 80% पर या 80 परसेंटाइल है। क्या मतलब कि क्लास में 80% स्टूडेंट से मेरे नंबर ज़्यादा हैं, या क्लास में 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स मेरे से कम हैं, तो ये परसेंटाइल होता है। ये इसमें नॉर्म रेफरेंस में यूज़ किया जाता है असेसमेंट में। वेरिएबिलिटी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस टेस्ट पे मैं आ चुका हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस टेस्ट किसको कहते हैं? के बारे में थोड़ा जी सॉरी, ये जो करंटाइल है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल ये क्या होती है, और एक जो ये हमारे ग्राफ बनेगी एमसीक्यू वगैरह, तो इसके भी चूंकि कुछ क्वेश्चन आया था इस बार, तो थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड जी ये चले ये चले है ना, मैं बता देता हूँ। चलें ठीक है। अच्छा, क्वार्टाइल जो है वो क्या होता है? ये वो वैल्यू होती, ये क्वार्टाइल वैल्यू दैट डिवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर इनटू 3 क्वार्टर्स। इसके 3 क्वार्टर होते हैं, 25, 50 और 75, यूँ समझ लें। 100 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 25, 50 और 75, ये आपके 3 क्वार्टाइल बनते हैं। 0 को और उधर से 100 को, या 1 को और 100 को स्किप कर दें। तो क्वार्टाइल बेसिकली इसके 3 क्वार्टाइल होते हैं और 4 क्वार्टर होते हैं। 3 क्वार्टाइल और 4 क्वार्टर। आपसे अगर पूछा जाए कि क्वार्टाइल एक डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप ये कहेंगे कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि क्वार्टाइल टोटल होते कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 है। ठीक है, कैसे? अब फ़र्ज़ करें जैसे हमने बात की है कि 100 वैल्यूज़ हैं मेरे पास इस वक्त, तो ये लाजमी नहीं 100 हो, तो हम यानी हमारे पास 10 वैल्यू हो तो हम उनका भी क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, 20 वैल्यू हो तो उनका भी, 15 हो तो उनका भी। अब क्वार्टाइल जो है वो 3 क्यों हैं उसको हम देखते हैं। अब मेरे पास 100 वैल्यूज़ हैं, तो 100 वैल्यूज़ में मैं ये देखूँगा कि जो मेरा मीडियन है सबसे पहले वो कौन सी वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होती है। तो 50 जो है हमारी मीडियन वैल्यू होती है, और मीडियन वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सेकंड क्वार्टाइल या Q2 या 50th परसेंटाइल या मीडियन। ठीक है, इसके सेकंड परसेंटाइल ये देख लें, मीडियन है 50 के ऊपर, सेकंड परसेंटाइल भी क्वार्टाइल सॉरी इसको कहते हैं, मिडिल क्वार्टाइल भी इसको कहा जा सकता है, Q2 भी इसको कहते हैं, या 15 परसेंटाइल, क्योंकि ये बिल्कुल 50% पे होता है। आधी वैल्यूज़ इसके ऊपर होती हैं, आधी इसके नीचे होती हैं। अब ये तो हो गया सेंट्रल क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल या सेकंड क्वार्टाइल। अब जो फर्स्ट और थर्ड होता है वो क्या होते हैं? हमारे पास डाटा आ गया, 100 वैल्यूज़, हमने उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और सेंट्रल सीक्वेंस में लिखते हैं। मीडियन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो रैंडम डाटा आता है हम उसको क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में तरतीब दे देते हैं, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बनती है तो उसमें हम एक सेंट्रल लाइन लगा देते हैं, वो जो सेंट्रल नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। अब ये जो मीडियन है एक क्वार्टाइल इसके पहले होता है और एक इसके बाद होता है। अब यूँ समझें कि जो लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर क्या होगा? अब हमारे पास 1 होगा, और मिडिल वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। तो वो क्वार्टाइल जो लोएस्ट नंबर और मिडिल वैल्यू के दरमियान बनता है, इसको हम कहते हैं Q1 यानी 25। ठीक है, 25th परसेंटाइल भी इसको हम कहते हैं, Q1 भी कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं। इसी तरह वो नंबर जो मीडियन और हाईएस्ट वैल्यू के इन बिटवीन होगा, वो नंबर जो मीडियन और हाईएस्ट वैल्यू के सेंटर में होगा, यानी 75, ये क्या कहलाएगा? थर्ड क्वार्टाइल। अब ये क्वार्टर कितने बन गए? Q1 25 पे, Q2 50 पे, Q3 75 पे। ठीक है, 3 क्वार्टर हो गए, सॉरी 3 इसमें हमारे पास क्या हो गए? क्वार्टर्स हो गए। और पार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हमारे पास एक 25%, दूसरा 25%, तीसरा 25% और चौथा 25%। तो इसमें डाटा के पार्ट्स 4 होते हैं और क्वार्टर्स कितने होते हैं, या क्वार्टाइल कितने होते हैं? 3 होते हैं।
अच्छा, इंटरव्यू में वैसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ये स्क्यूनेस, कर्टोसिस, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा था। बहरहाल मुझे लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछा नहीं गया, तो चले मैं जल्दी से बता देता हूँ इनके बारे में। स्क्यूनेस कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री उस शेप को कहते हैं जो बिल्कुल जिसकी राइट और लेफ्ट से यूँ समझ लें कि एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी है। ये अगर आप देखें, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी अगर राइट टेल देखें, राइट साइड ये वाली देखें, और इसकी लेफ़्ट टेल देखें, ये दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, यानी वो फिगर डायग्राम जिसकी राइट लेफ़्ट दोनों साइड एक दूसरे की कॉपी होती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर आप इसको सेंटर से देखें, लेफ़्ट और राइट और लेफ़्ट हमारा एक दूसरे की ऑलमोस्ट कॉपी होती हैं, तो ये हमारी सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। अब ये देखें, ये ट्रीज़ होती हैं, जैसे ट्रीज़ को आप सेंटर से देखें तो उसका राइट और लेफ़्ट टोटली एक दूसरे से अपोजिट होता है, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब ये देखें कि ये वाली इमेज अगर आप देखें तो इसमें ये टेल देखें, ये थोड़ी सी लॉन्ग है, ठीक है, ये लंबी सी है। ये देखें, ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो ये इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। इसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल जो है, अगर इसमें किसी भी इमेज में सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्री ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूनेस कहते हैं। उसकी सिमेट्री को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूनेस कहते हैं। मेजर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब ये जो सिमेट्री है ये तीन तरह की हो सकती है, या तो ये मुकम्मल सिमेट्रिकल होगा, जैसे ये बिल्कुल राइट और लेफ्ट बराबर हैं, ठीक है, या जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस से मुराद ये है कि इसकी राइट टेल जो है वो लॉन्गर है। राइट टेल लॉन्गर से क्या मुराद है कि इसमें जो मॉड है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो जो है वो लोएस्ट होती है, मीडियन जो है वो तो सेंट्रली होती है, जो मीन है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगी? यानी जो मीन की वैल्यू है। वैसे ये हम सिमेट्री इसकी या स्क्यूनेस किन तीन चीज़ों को देख के करते हैं? मीन, मीडियन और मॉड को। मीन, मीडियन और मॉड को इनको कलेक्टिवली हम इन तीनों वैल्यूज़ को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मीन, मीडियन और मॉड को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इन तीन वैल्यूज़ की बेस पे हम उसकी सिमेट्री देखते हैं कि इसकी सिमेट्री ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अब अगर तो इसमें जो मॉड है वो ज़्यादा हो, यानी मॉड की वैल्यू क्या हो? हाईएस्ट हो, ठीक है, तो फिर ये हमारा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। और अगर जो है मीन की वैल्यू जो है वो लोएस्ट हो और मॉड की वैल्यू लोएस्ट हो, मॉड की वैल्यू लोएस्ट होगी, तो वो क्या होगी? नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस मॉड किसको कहते हैं? जो सबसे वो नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। तो मीन, मीडियन और मॉड की बेस पे हम इसकी सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्रिकल में जिसमें जो राइट और लेफ़्ट टेल या बेल शेप होती है या नॉर्मल कर्व होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है जी। अब इसी तरह इसकी कर्टोसिस भी एक टर्म यूज़ होती है। कर्टोसिस कहते हैं शार्पनेस ऑफ पीक। इसकी पीक कितनी शार्प है, ठीक है, एक्यूट है या शार्प है, कम बुलंद है या ज़्यादा बुलंद है किसी भी कर्व की। तो अगर तो ये नॉर्मल है, जैसे ये वाली है, तो ये हमारी क्या होगी? मीज़ोकर्टिक होगी। मीज़ोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, सिमेट्रिकल को, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल से ऊपर होगी, यानी एक्यूट होगी, मोर जो है वो हायर होगी उससे नॉर्मल से, तो इसको हम लेप्टोकर्टिक कहेंगे। और अगर उससे कम होगी, फ्लैट होगी थोड़ी सी, तो इसको हम प्लेटोकर्टिक कहते हैं। ये बहरहाल इंशाल्लाह जब टेस्ट आपका अगली बार जब कोई आएगा तो मैं आपको अच्छी तरह से इसकी मज़ीद भी क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बेस पे टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और एक होता है टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। अच्छा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। परफॉर्मेंस टेस्ट सबसे पहले किसको कहते हैं? अथेंटिक असेसमेंट हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कल भी शायद। अथेंटिक असेसमेंट उस असेसमेंट को कहते हैं जिसमें बच्चे ने प्रैक्टिकली किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है, उसको अथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट? टेस्ट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स, यानी फिजिकली वो किसी टास्क को परफॉर्म, कंक्रीट मटेरियल से मुराद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को की मदद से वो कोई पैटर्न, कोई चीज़ बना रहा है ख़ुद से, कोई मॉडल, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाता है, ठीक है।
अब परफॉर्मेंस टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है टिपिकल। जो मैक्सिमम होता है इससे मुराद ये है कि आप एक बच्चे को स्टैंडर्डाइज कंडीशन दे रहे हैं। स्टैंडर्डाइज कंडीशन से मुराद ये है कि इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल है, बच्चे को हर चीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, और उस प्रॉपरली वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में जिसमें उसको उस बच्चे को सुपरवाइज भी किया जा रहा है, तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगी। जबकि एक ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट जिसमें जो नेचुरल कंडीशन में होगा, जिसके लिए कोई मखसूस तैयारियाँ नहीं की जाती, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाता है। यही डिफरेंस है कि नेचुरल स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर एक बच्चा कोई परफॉर्मेंस टास्क जो है कंप्लीट कर रहा है तो उसकी ये असेसमेंट क्या कहलाएगी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, और अगर वो ऑर्डिनरी कंडीशन में कर रहा है तो ये क्या कहलाएगी, टिपिकल परफॉर्मेंस कहलाएगी। अब इसके लिए प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द पर्सन एबिलिटीज़ टू परफॉर्म अ टास्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये कहलाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। और टिपिकल परफॉर्मेंस यूज टू मैयर व्हाट इंडिविजुअल कैन डू अंडर नेचुरल कंडीशन, नेचुरल मतलब नॉर्मल सिचुएशन में। अब इसमें जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट, स्पीड और पावर टेस्ट आते हैं। एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, स्पीड और पावर टेस्ट। जबकि जो टिपिकल परफॉर्मेंस है इसमें एटीट्यूड टेस्ट, पीयर अप्रेजल, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट आते हैं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं कि इनका डिफरेंस आपस में क्या होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस की 4 हमने एग्जांपल्स देखी हैं, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट और स्पीड और पावर। अचीवमेंट यहाँ पे मौजूद है। अचीवमेंट कहते हैं लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए जो भी टेस्ट यूज़ किया जाता है लर्निंग आउटकम्स की अचीवमेंट के लिए, तो वो टेस्ट हमारा अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है कि बच्चे ने कितना कुछ अचीव किया। टेस्ट यूज टू मैयर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आवर स्कूल्स, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं, टीचर मेड भी हो सकते हैं। वो टेस्ट जो बच्चे की लर्निंग आउटकम को, जिसका फोकस क्या हो, लर्निंग आउटकम हो, कि लर्निंग आउटकम से ये मुराद नहीं है कि बच्चे ने याद कर लिया चीज़ नहीं की है, ठीक है। लर्निंग आउटकम जो बिहेवियर हम चेंज करना चाह रहे थे, जो नई चीज़ हम बच्चे के करैक्टर में इनकलकेट या शामिल करना चाह रहे थे, क्या वो हुई है कि नहीं हुई। तो ये जो टेस्ट इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए, इसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बड़ा होकर पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये जो है बड़ा होकर हाफिज़ कुरान बनेगा, आलिम बनेगा, ठीक है। खैर हम ये चीज़ें दो नहीं सोचते, आखिरी वाली, पहले वाली सारी सोचते हैं। मेरे गांव में मेरा गांव जो है वो पार्टीशन से पहले का है, खानपुर इसका नाम है। ये मतलब कि ब्रिटिश दौर का नाम है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे उस दौर से इसका नाम खानपुर था। तो यहाँ पे हिंदुओं का किला था, आज तक भी हमारे उसमें गांव में कुछ मकानात ऐसे हैं। तो अब उसमें ना जो किला है तो उसके आसपास आबादी नहीं थी, क्योंकि वो हिंदू रहते थे यहाँ पे। और जो ग्राउंड लेवल है मेरे गांव का, उससे तकरीबन 15 फुट हाइट से उसकी बेस थी, यानी उसका जो ग्राउंड लेवल था उस किले का, वो मेरे गांव के ग्राउंड लेवल से 15 फीट हाई था, और सारे का सारा कच्चा था, मतलब कच्ची ईंटें जो होती थी उससे बना हुआ। यहाँ पे नॉर्मली जो है हमारे यहाँ वो उस वक़्त ये जो है वो पार्टीशन से पहले की जो लोग हैं, जो कौमें हैं, वो बस रही हैं, गरीब हैं, हैंड टू माउथ हैं, सारे मज़दूर तबका है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जिन पेरेंट्स के पास माली वसाइल नहीं होते, वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं। यानी बच्चा 4 साल 5 साल का है, वो मदरसे में जाता है। अब जिस मदरसे में वो जाता है उसकी उसी तरह से ग्रूमिंग की जाती है। मतलब हमारे मुख्तलिफ़ मसाले के, हर मसाले के अपने नज़रियात हैं, और हमारे यहाँ जब तक किसी दूसरे मसलक के बारे में नफ़रत ना सिखाई जाए तब तक हमारा जो मसलक है या हमारा दीन या ईमान मुकम्मल नहीं होता है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। बात करने का मकसद ये है कि हम इन 2 चीज़ों पर नहीं आते, ठीक है। अब फिर यही लोग कल को किसी जिस मसलक में साज़र, जिस मसलक के मदरसे में वो पढ़ते हैं, वहाँ बड़े होके उसी मसलक की प्रचार करते हैं, और उसके अलावा सबको वो फतवे लगाते हैं वगैरह वगैरह। बात करने का मकसद ये है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें आप में से जो मैरिड हैं, जो वो अपने बच्चों को इस एंगल पे भी लाजमी लेकर आएँ। एटलीस्ट चलें, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन आप नहीं बना रहे तो कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है हमारी दीनी तालीम, उस पर भी हमें फ़ोकस करने चाहिए। मैं अपनी अगर आप बात करूं तो मेरे साथ एक कोलीग थी, एमफिल एजुकेशन उनका था। तो एक दिन वैसे डिस्कशन, जनरल डिस्कशन हो रही थी इस्लामिक उस पे, तो उनसे 4-5 लोग मौजूद थे। खैर ये मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सका था बाद में। तो ऐसे डिस्कशन में 4-5 एक दूसरे से उन्होंने ना गुस्ल के फ़राइज़ पूछे।
30 साल की एज, एमफिल इंग्लिश किया हुआ और गुस्ल के फ़राइज़ का नहीं पता। तो ये चीज़ क्यों है? ये इस वजह से है कि हमारी इंटरेस्ट इस साइड पे नहीं है। अब देखें, एक मुसलमान हो, नमाज़ पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, और उसे ये भी ना पता हो कि गुस्ल के मैंने अपने जिस्म को कैसे पाक रखना है। तो लम्हा फ़िक्रिया। बहरहाल बात दूसरी तरफ पे जा रही है। मैं वो नहीं बनना चाह रहा कासिम अली शाह। इस साइड पे भी फोकस कीजिएगा लाजमी अपने बच्चों को स्पेशली। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि कल को ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, पायलट बनेगा, ठीक है, पॉलिटिशियन बनेगा, जो भी बनेगा। तो हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी होती है। वो टेस्ट जो उस बच्चे की स्पेसिफिक उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि ये बड़ा होकर कल क्या बनेगा, इट इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। Tests used for future prediction are test assess the potential ability of individual and it helps to measure the probability of success कि क्या ये बच्चा इस फील्ड में कामयाब होगा या नहीं होगा। इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसकी इसकी बेनिफिट्स क्या? एप्टीट्यूड टेस्ट जो पीपीएससी के टेस्ट होते हैं इनको कह सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट? देखें, जो पीपीएससी का टेस्ट है ये पहले बात हो चुकी है, ये प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, आपके इंटरव्यू में आपसे एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, लेकिन पीपीएससी का जो टेस्ट होता है बेसिकली वो आपके नॉलेज की असेसमेंट होती है, ठीक है। जी, व्हाट डज़ एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर? ये एक बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, स्पेशल विजुअल को, यानी चीज़ों को स्पेस, टाइम, साइज़ की बेस पे डिफरेंशिएट करना। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, उसकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, एडमिशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो है स्पीड और पावर टेस्ट। अब स्पीड और पावर टेस्ट ये भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है। जी सर, अचीवमेंट टेस्ट का बता दें दोबारा। एप्टीट्यूड का समझ आता है, लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है इसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अच्छा, कल सैरिश नाज ने एक क्वेश्चन क्लास के बाद किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने जल्दी से, मैं सफ़र में था, ड्राइव कर रहा था, लेकिन इनके मैसेज मैंने देखे थे तो मैंने इनको जल्दी से रिस्पॉन्स भी दिया था। इनका क्वेश्चन था, व्हाट इज़ आइटम असेसमेंट एंड व्हाट इज़ टेस्ट असेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनका, तो इनको मैंने रिस्पॉन्स किया था। आइटम असेसमेंट वही है जो कल हमने आइटम एनालिसिस पढ़ी थी, फैसिलिटी इंडेक्स, जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये होती है आइटम एनालिसिस। अब अगर हम टेस्ट असेसमेंट की बात करें तो टेस्ट असेसमेंट में हम टेस्ट की वैलिडिटी मेजर करते हैं, टेस्ट की रिलायबिलिटी मेजर करते हैं, उसकी एडिक्वेसी मेजर करते हैं, उसकी सॉरी उसकी ये आज मैं मतलब चौथे घंटे में मैं जा रहा हूँ मुसलसल, उसकी यूजेबिलिटी मेजर करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह आज ही होपफुली पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास है तो कोशिश मैं करूँगा वैलिडिटी रिलायबिलिटी को आज ही हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो है वो टेस्ट असेसमेंट कहलाती है, यानी जब हम टेस्ट को मेजर करेंगे, जैसे हमने असेसमेंट थ्योरीज भी कुछ पढ़ी थी, बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड है, तो टेस्ट में जो पासिंग मार्क्स हैं वो हमारे वो होने चाहिए जो बॉर्डर लाइन के हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस तरह हमने एंगफ मेथड पढ़ा था कि मिनिमम जो है वो जो लो अचीवर स्टूडेंट है वो टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करे। तो अब ये टेस्ट की असेसमेंट है, ये भी एंगफ मेथड भी, इसी तरह बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड भी। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी यानी उसमें जो है वो टाइम के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से, हर हवाले से वो टेस्ट जो है वो फिजिबल हो, ठीक है। ये आज पढ़ेंगे ये क्वालिटीज़। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा शेयर कर दूँ। तो आपने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूजेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, ये भी आप कह सकते हैं कि ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टेस्ट की असेसमेंट के लिए। हम बात कर रहे थे स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट की। सर आइटम असेसमेंट को रिपीट कर दें तो सर। आइटम असेसमेंट एनालिसिस है जो कल हमने पढ़ा है डिटेल से ना। आइटम फैसिलिटी इंडेक्स है, वो मैंने बड़ा डिटेल से बताया है। वो आप ना कल, अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो वो कल वाली रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। फैसिलिटी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन पावर और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये तीन चीज़ें उसके अंदर आती हैं आइटम एनालिसिस के अंदर। जी, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट जो है और पावर टेस्ट में बेसिक डिफरेंस दो चीज़ों का है। स्पीड टेस्ट से मुराद ये है कि आपको टाइम दिया जाता है कि 10 मिनट आपके पास टाइम है, 10 मिनट के अंदर 10 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब देने हैं और सब सवाल एक जैसे डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे। यानी ये नहीं होगा कुछ सवाल मुश्किल होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, ये नहीं होगा। या तो सारे इजी होंगे या सारे डिफ़िकल्ट होंगे, यानी लेवल सबका डिफ़िकल्टी लेवल एक ही होगा। जबकि पावर टेस्ट में जो पावर टेस्ट है इसमें
जो क्वेश्चंस होती हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी स्टार्ट में इजी, फिर मीडियम, फिर हाई, और फिर जो है वो प्रोफिशिएंट लेवल के। तो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें टाइम लिमिट नहीं होती। स्पीड टेस्ट में आपको टाइम लिमिट होती है, स्पेसिफिक टाइम में आपने तमाम सवालों के जवाब देने होते हैं, और आइटम जो क्वेश्चन जो है उनकी डिफ़िकल्टी सेम होती है, जबकि पावर टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं होती। और जो उनका इंक्रीजिंग आर्डर होता है इसमें भी आपने सवालों के जवाब सबके देने होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम फ्रेम नहीं होता कि आप इस मखसूस टाइम के अंदर इनके जवाब आते। हमारा जो टेस्ट है पीपीएससी का, ये नॉर्मली स्पीड टेस्ट ही होता है, जिसमें 90 मिनट में हमने 100 सवाल करने होते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जांपल ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। हमारे स्कूलों में एक रजिस्टर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्ट रजिस्टर। अच्छा, हमारे उसमें जब आप मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट डिग्री के साथ मिलता है। उस सर्टिफिकेट का क्या नाम है, कोई बता सकता है? करेक्टर सर्टिफिकेट। वो क्यों दिया जाता है? करेक्टर सर्टिफिकेट सर। हाँ जी, क्यों दिया जाता है? न्यू जगह एडमिशन लेने के लिए सर, कि वो उस बेस पे एडमिशन देते हैं सर, अच्छा या बुरा है। क्या होती है? हाँ, सर बिहेव ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, वो किस बेस पे दिया जाता है? बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाता है कि स्टूडेंट का वो भी बिहेवियर कैसा है। सर बिहेवियर जो है ना, बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसकी बेस पे दिया जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। अब ये अभी मैंने क्लास जो पढ़ाई है उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। मुझे जो मैट्रिक बेस पे मिला था ना करेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें साथ मेंशन था कि ही इज़ बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्कूल इन फुटबॉल। अब यकीन करें, मैंने फ़ुटबॉल ज़िंदगी में कभी नहीं खेली। हमारे यहाँ बिहेवियर की मेजरमेंट की ही नहीं जाती, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे शायद होती है थोड़ी बहुत, वहाँ पे कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के आया हूँ वहाँ पे इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का। बहरहाल, और उसके वो रिकॉर्ड में भी शामिल रखा जाता है उसको, उसकी इस तरह के बिहेवियर को। बहरहाल, एक एग्जांपल थी मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ से, मैं वो देना नहीं चाहता। मेल फीमेल यहाँ पे मौजूद हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं कि एक बच्चे का जो बिहेवियर होता है डे टू डे, टाइम टू टाइम, डेली बेसिस पे वो टीचर ऑब्जर्व करता है और उसको रिकॉर्ड करता है। इसके रजिस्टर जो यूज़ होता है वैसे नॉर्मली कंडक्ट रजिस्टर है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है ये चीज़। तो टीचर इसी बेस पे उसको करेक्टर सर्टिफिकेट जो दिया जाता है बेसिकली वो इसी रिकॉर्ड के बेस पे ही दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे को देख के बस ठीक है जी जा रहा है, जो इसके लिए वेरी गुड, बेस्ट उसका करेक्टर है, और हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में डिफरेंस ये है कि पोर्टफोलियो में उसकी सिर्फ पॉजिटिव अचीवमेंट लिखी जाती है, जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर रिकॉर्ड करके लिखा जाता है। टीचर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, फीडबैक के लिए, बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, टीचर की बच्चे के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए, और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मसलन एक बच्चा 7वीं क्लास में एक स्कूल, अच्छा आपने उसका नाम पढ़ा हुआ है, उसकी स्टोरी क्या नाम है उसका, एडिसन था जी, जिसने बल्ब वगैरह इजाद किया था, थॉमस एडिसन जी। यस, थॉमस एडिसन जी। ये बच्चा था छोटा सा, छोटी सी स्टोरी है, टाइम किलर है लेकिन स्टोरी है छोटी सी, चले मुझे याद आ गई, सुना लेता हूँ। थॉमस एडिसन छोटा सा बच्चा था, बड़ा शरारती था, बड़ा मतलब अजीब किस्म की शरारतें करता था। इसके वालिद की डेथ हो चुकी थी बचपन से ही, तो इसकी वालदा इसको स्कूल छोड़ने जाती, तो एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने तंग आके इसके हाथ में एक लेटर थमाया, इसकी वालदा इसके सामने इसकी वालदा को बुला के। तो वो लेटर लेके घर आया, तो उसने अम्मी से पूछा कि अम्मी इस लेटर में क्या लिखा है। तो उसकी अम्मी ने उसे कहा कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत लायक है, हमारे टीचर्स का ये कैलिबर नहीं है कि वो इस बच्चे को पढ़ा सकें, इतना ज़हीन है आपका बेटा, तो इसलिए आप इसको किसी और अच्छे स्कूल में दाखिल कराएं। उस पर यह लिखा हुआ ये था, चलें वो मैं बाद में बताता हूँ। अब ये थॉमस एडिसन ने किसी स्कूल से नहीं पढ़ा, और इसने की तकरीबन 300 प्लस ईजादात हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेल नोन है वो बल्ब है, इसने रात को दिन बना दिया था। अच्छा, अब ये इसकी वालदा की डेथ हो जाती है 30-35 साल बाद। एक दिन ये अपनी वो पुरानी अलमारी में से चीज़ें कहीं शिफ्ट कर रहा होता है, तो इसको वो लेटर मिलता है। अब वो
लेटर पढ़ता है, देखता है, तो उसमें वही बातें जो जो है ना उसकी माँ ने बताई थी उसके टोटली अपोजिट थी। उसमें लिखा था आपका बच्चा इंतहाई नालायक, निकम्मा, निकट्टू और शरारती है। ये ना खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है और उल्टा टीचर्स को भी डिस्टर्ब करता है। ये इसका ये करेक्टरलेस है और ये किसी भी स्कूल के लिए जो है वो इसको किसी भी स्कूल में दाखिले के लिए भी अहल नहीं है। हम इसको स्ट्रक ऑफ कर रहे हैं। अब वो उस दिन वो किताब वो अपने हाथ में वो लेटर पढ़ के बैठा रो रहा है कि अगर मेरी माँ उस दिन मुझे ये कह देती कि तू इंतहाई निकम्मा है तो शायद मैं आज जो है इतना बड़ा साइंसदान ना बनता। तो बात करने का मकसद ये है कि जो बिहेवियर है वो जो लेटर उसको मिला था वो यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसके बिहेवियर की बेस पे ही उसको मिला था। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बेस पे उसको लेटर इशू किया गया और उसको स्ट्रक ऑफ किया गया। खैर उसके बाद है कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट। कंटेम्प्रेरी लर्निंग हमने बात की थी। आप में से कोई बता सकता है कंटेम्प्रेरी लर्निंग किसको कहते हैं? कल भी शायद इसका जिक्र हुआ था। जी जल्दी से। सर ग्लोबल लर्निंग, कनेक्टिव क्लासरूम, और सर इस पे ई लर्निंग भी कहेंगे। और ऑनलाइन सर मीडियम के थ्रू बच्चों को और कनेक्टिंग क्लासरूम विद एनी ऑनलाइन मीडियम इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी लर्निंग। ठीक है। अच्छा, कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट। कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट कहते हैं कि हमारे यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, एयू हैं कुलीग, उनके भाई स्पेशल एजुकेशन में वो प्रिंसिपल हैं। अब उनको चाहिए होते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर, उनको फील्ड विज़िट करनी पड़ती है और वहाँ से वो बच्चे तलाश करके स्पेशल एजुकेशन में उनको दाखिला देते हैं जिनको कोई हैंडीकैप बच्चे हैं, जिनकी कोई स्पीच में, लैंग्वेज में, विजन में, समात में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं। एक और इनकी कैटेगरी है स्लो लर्नर। स्लो लर्नर से मुराद ये है कि वो बच्चे जो जिनको हम कहते हैं निकम्मे, निखट्टू हैं, किसी काम के नहीं हैं, जिनको जो मर्ज़ी करा लो उनको कुछ भी नहीं आता होता, वो होते हैं स्लो लर्नर। तो अब ये जो अब वो लास्ट वीक उन्होंने कहा कि आप अपने जो आपके स्कूल्स हैं, आपके अंडर स्कूल हैं, उनसे ऐसे बच्चे दें। बहरहाल तो अब वो ऐसे ही करते हैं। अब कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट ये कहती है कि हम किसी भी बच्चे को डायरेक्ट स्पेशल एजुकेशन में ना भेज दें उसकी ज़ाहरी हालत देख के। उसको हो सकता है कोई और इशू हो, ठीक है, वो स्लो लर्नर है, उसकी मेडिकल रीज़न हो ही ना और हमें लग रही हो, तो बजाय इसके कि हम उसको डायरेक्ट स्पेशल एजुकेशन के उसके लर्निंग प्रॉब्लम्स की बेस पे उसको डायरेक्ट स्पेशल एजुकेशन के हवाले करें, उससे पहले हम उसको अच्छी तरह से असेस कर लें कि क्या ये वाकई इसके लिए इसको स्पेशल एजुकेशन सर्विस रिक्वायर है या नहीं है। अगर तो है तो फिर हम उसे भेजना चाहिए, अदरवाइज नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। Philosophy emphasizes finding a solution to a child problems by documenting the variety of interventions and assessment utilized to intervene rather than immediately referring child for special education service or alternative placement। ठीक है। हम बच्चे को डायरेक्टली स्पेशल एजुकेशन रेफ़र करने से पहले हम उसको अच्छी तरह असेस कर लें। इट इज़ कॉल्ड कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट। उसके बाद अथेंटिक और ट्रेडिशनल असेसमेंट। ट्रेडिशनल असेसमेंट में कॉपी पेस्ट करना होता है, बच्चे के माइंड में जो कुछ है उसने उसको बाहर निकाल के लिखना होता है, उसको हम ट्रेडिशनल असेसमेंट कहते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स हैं, MCQs हैं, कॉलम मैचिंग है। जबकि जो अथेंटिक असेसमेंट है, अथेंटिक असेसमेंट में बच्चे ने प्रैक्टिकली किसी रियल वर्ल्ड टास्क को मीनिंगफुल वे में परफॉर्म करना होता है, या जो उसके पास नॉलेज है। यानी ये नहीं है कि आप ने बच्चे ने सिर्फ जो है बाई हैंड उसको परफॉर्म करना है, ये भी है इसमें, नो डाउट ये चीज़ है, लेकिन इसमें ये भी मुराद है कि जो उसका नॉलेज है, जो उसने सीखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बोर्ड में अगर कोई एग्जामिनर एक सवाल जो एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, बात वही वो पूछे, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर दे तो असातिज़ा सरापा एहतजाज हो जाती है कि ये तो सवाल है ही नहीं उसमें। हालांकि सवाल उसमें फार्मूला वही लगता है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं। वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर। तो अथेंटिक असेसमेंट इस चीज़ का नाम है कि जो चीज़ आपने पढ़ाई है तो उसको डिफरेंट सिचुएशन में बच्चा अप्लाई भी कर सके और उसको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड टास्क को प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सके। जी जी जी। क्रिएटिव होती है वो भी अथेंटिक असेसमेंट होगी। यस एग्जैक्टली, अथेंटिक होगी। क्रिएटिव राइटिंग अथेंटिक असेसमेंट नहीं है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग की असेसमेंट जो है वो अथेंटिक असेसमेंट आप कह सकते हैं। जी, इसका अदर नाम अल्टरनेटिव कम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस असेसमेंट भी है अथेंटिक असेसमेंट का। उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू कहते हैं, ये सवाल इम्तिहान में पूछा नहीं जाएगा कि इंटरव्यू क्या होता है, बहरहाल मैं बता देता हूँ। फेस टू फेस सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से क्या करते हैं,
सवालों जवाब करते हैं, अपने आइडियाज़ क्वेश्चन आंसर की शक्ल में एक दूसरे से शेयर या कम्युनिकेट करते हैं। इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। इसकी टाइप्स को हम छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट है, देन मॉडर्न असेसमेंट है, देन ऑब्जर्वेशन है, देन पायलट टेस्ट है। चलें, वैलिडिटी रिलायबिलिटी इंशाल्लाह कल इसके क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट जी। अब इंटेलिजेंस टेस्ट किसको कहते हैं? टेस्ट यूज टू मेजर स्टूडेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और एकेडमिक पोटेंशियल। यानी वो टेस्ट जिसमें जो किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव या मेंटल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को जज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, टेस्ट यूज टू मेजर एकेडमिक पोटेंशियल। एकेडमिक पोटेंशियल से मुराद ये है कि मौजूदा उसका जो सलाहियतें हैं वो कितनी किस हद तक हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। जी, थैंक यू। अच्छा, एकेडमिक पोटेंशियल और फ्यूचर पोटेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्यूचर पोटेंशियल से मुराद ये है कि कल को ये क्या बनेगा। एकेडमिक पोटेंशियल से मुराद ये है कि अब इसका पेस क्या है, ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, ठीक है, इसको एकेडमिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है, जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट और टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस किसी बच्चे की वो सलाहियत है जिसमें वो ख़ुद को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाता है। नए इन्वायरमेंट से मुराद ये नहीं है कि मैं बकर से हूँ, मैं गोजरा जाके जो है वो रिहाइश पजीर हो जाऊँ और वहाँ पे मैं ख़ुद को एडजस्ट कर लूँ। ये जो है इसमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि आपको एक प्रॉब्लम आपने पहले फेस किया है, ठीक है, आपने उससे मिलता जुलता या उससे थोड़ा सा डिफरेंट एक और नया प्रॉब्लम आपके सामने आता है, तो आप उस न्यू प्रॉब्लम या सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं, क्या उसको आप सॉल्व कर पाते हैं? अगर तो आप कर पाते हैं तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। अगर अदरवाइज़ रटी रटाई जो बात है जो आपने पहले सीखी हुई है कि कौवा सिर्फ ब्लैक ही होता है, चूहा सिर्फ जो है वो कौन से कलर का होता है, तो वाइट रैट भी होते हैं, तो अगर आप वाइट रैट देखें तो आप कहें नहीं ये तो चूहा है ही नहीं, सफ़ेद चूहा तो होता ही नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट और टू सॉल्व प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। यानी जो सिचुएशन आपने पहले फेस नहीं की हुई, जो पहले की हुई है उससे रिलेटेड है या थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपके सामने आती है, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसके सबसे जो फाउंडिंग फादर हैं वो 1905 में 1905 में मेंटल टेस्टिंग के नाम से ये मेजर वर्क जो है वो अल्फ्रेड बिनेट का है। इन्होंने इस पे काम किया था और इन्होंने स्केल दिया था 1905 में। ये स्केल 1908 और 1911 में रिवाइज़ हुआ था। जो पहला इनका टेस्ट है उसमें 30 आइटम्स थे 1905 में जिन्होंने दिया था, और ये एज अप्रोप्रिएट नहीं था, यानी स्पेसिफिक नहीं था ये किस एज के लिए है। फिर 1908 और 1911 में इन्होंने दिया अपना, इसको रिवाइज़ किया और उसमें इस एज अप्रोप्रिएट किया है। इन्होंने अडल्ट को भी शामिल किया और बच्चों को भी शामिल किया। ठीक हो गया। अब आईक्यू की बात हम कर लेते हैं। जी, आईक्यू की हम बात करते हैं। इसके बाद आईक्यू जो है इससे क्या मुराद है? आईक्यू और ईक्यू का पूछा गया लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में। आईक्यू से मुराद ये वो नंबर होता है जो आपकी अपीयरेंस रिलेटिव इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करता है। अ नंबर दैट एक्सप्रेस apparent relative intelligence of an individual is called intelligence quotient, IQ। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ मीन बाय IQ, तो जवाब मिलता है कि IQ से मुराद इंटेलिजेंस कोशेंट। आप ये भी बताएं IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। इट इज़ अ नंबर दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस apparent relative intelligence of individuals। अब apparent relative किसको कहते हैं? relative उसको कहते हैं जो comparative हो, यानी किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं relative। ठीक है, तो जैसे रिश्तेदार होते हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ होता है, तो नंबर यूज टू एक्सप्रेस अपेरेंट रिलेटिव इंटेलिजेंस, ये इसका फार्मूला होता है। इसके दो डिफरेंट फार्मूला हैं IQ मेजर करने के लिए। ये आपने तो शायद ये एक याद किया होगा जो इन्होंने बिनेट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, विलियम स्टर ने कराया था। मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100, ये मौजूद। IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100, ये स्टर ने दिया था, विलियम स्टर ने। मेंटल एज से मुराद ये है कि आप ये जो मेंटल एज है वो क्या है। मसलन मिसाल एक सिंपल सी है, आप 10वीं ग्रेड की मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है
वो आप देते हैं छठी क्लास के बच्चे को, क्या वो उसको सॉल्व कर पाता है? उसने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, यही बात ऊपर जो बात हुई है ना, एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, उसने पढ़ा हुआ नहीं है, क्या उसको सॉल्व कर पाता है? अब उसकी मेंटल एज कितनी है? फ़र्ज़ करें छठी क्लास के बच्चे, उसकी एज फ़र्ज़ करें 10 साल है, 10वीं की एज के बच्चे की 14 साल है होती है नॉर्मली, फ़र्ज़ करें। तो 10 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 को 14 पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दें, क्या जवाब आता है? 10 तकसीम 14 ज़रब 100, जी सॉरी 14 तकसीम 10 ज़रब 100, सॉरी 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 जी, कोई कर रहा है? 140। 140। अब इस बच्चे का IQ कितना है? 140 है। मेंटल एज से मुराद ये है, अब उसकी वैसे तो क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो उसकी एज के साथ हिसाब से जो उसकी उम्र बनती है बर्थ के हिसाब से, वो कितनी है? वो बन रही है लेक्चर होते हैं। आप बुक्स मंगवाए ना, बुक्स क्यों नहीं मंगवा रही हैं? इतना इजी है, बुक्स मंगवा दें आप। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। मेंटल एज जो है वो बच्चे की जो कह लें, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है कि उसका मेंटल लेवल किस एज के बराबर है। अब फ़र्ज़ करें जैसे हमने बात की है छठी क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास की मेंटल एज के बराबर उसकी एज है, तो यानी वो उस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकने की सलाहियत रखता है। तो हमने कहा कि 14 यानी वो जो 10वीं क्लास के बच्चे की एज है डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज जो बच्चे की एक्चुअल एज है मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसका जवाब आता है 140।
अब 140 इसका जवाब, इसका मतलब ये बच्चा क्या है, इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, बच्चा एडवांस है, ठीक है, सुपीरियर सर है। ये गिफ्टेड स्टूडेंट है। यस। अब इसके डिफरेंट ये इसी तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो अल्फाबेट जो इसका है स्टर्न का जो फार्मूला है आईक्यू का, इसमें जो उसने दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने जो टेस्ट दिया है अपना, तो उसमें 30 आइटम्स से स्टार्ट में, बाद में उसने चेंज किए हैं 1908 और 1911 में, तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब वो डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट एज के लिए हैं। अब मसलन एक बच्चा, मेरी एज फ़र्ज़ करें जो है वो मैं अपनी एक्चुअल एज नहीं बता रहा, वैसे बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मेरी एज जो है वो 20 साल है। सर एक्चुअल भी बता दें। नहीं छोड़ें एक्चुअल, सर एज तो लड़कियां नहीं बताती, लड़के तो चलें छोड़ें ना। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अच्छा मेरी एज जो है वो फ़र्ज़ करें 20 साल है, वैसे है ज़्यादा, फ़र्ज़ करें मेरी एज 20 साल है। अच्छा मुझे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं अल्फ्रेड बिनेट की जो टेस्ट आइटम है वो मैं उस लेवल के अटैम्प्ट करता हूँ जो 25 ईयर एज के हैं। तो अब मेरा जो आईक्यू मेजर किया जाएगा, फ़र्ज़ करें मैं कर लेता हूँ, इंशाल्लाह कर भी लूँगा, उम्मीद काफ़ी है। तो मेरा आईक्यू कैसे मेजर किया जाएगा, 25/25 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसमें मेरा आईक्यू मेजर होगा कि मेरा आईक्यू किस लेवल का है, ठीक है। तो ये जो होता है, यानी एक बच्चा छठी क्लास का है तो वो छठी क्लास के सवाल आसानी से हल कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका आईक्यू एवरेज है, उसका 100 ही जवाब आएगा हमेशा, ठीक है। और इससे ऊपर जैसे ही बढ़ता चली जाएगी एज ईयर्स में, तो उतना ही उसका आईक्यू भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जितना ही वो अपने से लेवल वाले नीचे वाली क्लासेस के लेवल पे के क्वेश्चन सॉल्व करने की सलाहियत रखेगा, करंट ग्रेड की नहीं रखेगा, तो उसका आईक्यू कम होता चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, इसका फार्मूला याद रख लें, MA और डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसके साथ साथ आईक्यू जो होता है स्टार्ट होता है बिलो 70। अगर 70 से कम आईक्यू हो आपका आंसर आए, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, उसको मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। और अगर ये हो 70 से 90, इसको हम कहते हैं बिलो एवरेज। इसको हम क्या कहते हैं, 70 से 90 के दरमियान होता है बिलो एवरेज, और 90 से 110 के दरमियान होता है एवरेज। 90 से 90 से 110 तक होता है एवरेज, ठीक है। और उसके बाद हम जो 110 से 1 जो है वो 130 तक ये अबव एवरेज होता है, ठीक है, अबव एवरेज होता है। और 140 जो है ये हमारे पास क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, 140 प्लस। और टीचर का जो है वो 120 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब उसके बाद है, ये तो हो गया आईक्यू, उसके बाद है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट किसको कहते हैं, इमोशनल कोशेंट कहते हैं किसी इंडिविजुअल की वो सलाहियत कि वो अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, यानी एबिलिटी ऑफ। जी सर आईक्यू जो होता है क्या वो मतलब एज के साथ वो इंक्रीज भी होता है वक्त के साथ साथ? हो सकता है, हमारा हो सकता है। ओके, लर्निंग से हो सकता है ना जी हाँ जी, लर्निंग से आया आपका हो सकता है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। तो बिहेवियरिज्म इसी बात की कायल है कि आपका जो माइंड है, आपकी जो जेनेटिक्स है वो नहीं, आपका इन्वायरमेंट आप की पर्सनैलिटी को तश्कील देता है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा सर। मिलता अगर है। हम सर अगर हम चेक करना चाहें अपना आईक्यू तो हम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आपका आईक्यू वैसे 150 के करीब है सर। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया क्राइटेरिया कि उसमें सर आईक्यू जो होता है मैं बता रहा हूँ सर, मतलब एक बच्चे का हमें टेस्ट लेना है तो किस बेस पे करेंगे, कौन सा टेस्ट लेंगे, सबका सेम तो नहीं होगा। तो देखिए मैं वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। आप आईक्यू टेस्ट लें, अल्फ्रेड बिनेट के देख लें, ठीक है। इसी तरह वेस्लर का भी इंटेलिजेंस स्केल है, तो उसके आप आईक्यू देख लें, ठीक है। अब वेस्लर ने जो इंटेलिजेंस स्केल दिया ना वो और तरह का है। वो कहता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं ना, तो 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट के आप रिज़ल्ट उनका टेस्ट लें, उनके टेस्ट में आप एक बच्चे का स्कोर देखें और एवरेज स्कोर देखें, ठीक है।
तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो आपका आईक्यू होगा। ये अगली स्लाइड पे अभी हमने पढ़ना था, ये देखें, ये वेस्लर का फार्मूला है आईक्यू का। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं होते हैं इसके लिए। आईक्यू इज़ इक्वल टू एक्चुअल टेस्ट स्कोर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉर्म स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 100। मसलन एक टेस्ट में मेरे जो है वो 100 में से 90 मार्क्स आते हैं, एवरेज जो स्कोर है वो कितना है, वो है 70। अब 90 को डिवाइड करें 70 और मल्टीप्लाई करें 100 से, कितना जवाब आता है जी? जी कोई कर रहा है? 90 सर डिवाइडेड बाय 90 को करना 90 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर तो जो पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब जो टेस्ट नहीं दे सकते, उनका कैसे आईक्यू लेवल मैयर करेंगे? जरूरी है कि अभी मैं बताता हूँ। चलें, अच्छा पहले हम EQ को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसके 128 पॉइंट समथिंग आता है। मेरा 128 है फ़र्ज़ करें, ठीक है। ये चले मैं इसको बाद में बताता हूँ, ये EQ को पहले पढ़ लेना, आगे इसके स्केल्स और इसके मेथड्स में डिस्कस कर लेते हैं एंड पे जी। इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परसीव, अंडरस्टैंड, यूज़ एंड हैंडल इमोशंस। मैं अपने जज्बात पे अच्छे या बुरे वक्त में, इवन और ऑड टाइम में, खुशी या गमी में, ठीक है, अकेले या ग्रुप में कैसे कंट्रोल रखता हूँ। इट इज़ कॉल्ड माई इमोशनल कोशेंट। एबिलिटी ऑफ, कोशेंट वैसे नंबर को कहा जाता है। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परसीव, अंडरस्टैंड, यूज़ एंड हैंडल इमोशन। ये टर्म जो है वो स्टर ने दी थी IQ, और ये जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी डैनियल गोल्डमैन और पीटर सैलोवे ने। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, यानी आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस का, मैं कौन हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन आता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में मैं अपने इमोशंस को कैसे मैंने कंट्रोल करना है। थर्ड नंबर पे आता है सेल्फ सोशल अवेयरनेस, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, लोगों के क्या तौर तरीके एतवार हैं। एंड फोर्थ वन है सोशल मैनेजमेंट। अब लोगों के साथ मेरा जो रवैया बिहेवियर होगा, तो डिफरेंट सिचुएशंस में मैंने अपने जज्बात को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मेंटेन, कायम या कंट्रोल रखना है। तो ये 4 इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी तरफ हम आ रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल वाले। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ये मैं नहीं बताना चाह रहा, पढ़ चुके हैं हम पहले। इंडिविजुअल टेस्ट पे हम आ रहे हैं डायरेक्ट। अब जो आपका क्वेश्चन है कि हम कहाँ से लेंगे, तो अल्फ्रेड बिनेट ने एज ग्रुप 2 से 23 साल की एज के लिए अलग टेस्ट बनाया हुआ है, और अडल्ट के लिए भी उसने टेस्ट बनाया हुआ है। उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, उसने डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट क्वेश्चन सेट किए हैं। इन क्वेश्चंस में वो क्या चीज़ मेजर करते हैं, फ्लूइड रीजनिंग। फ्लूइड रीजनिंग किसको कहते हैं, यानी आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जिससे आप पहले अवेयर नहीं हैं, और आप उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपका इससे पहले इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं था। इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड एक्सपीरियंस या रीजनिंग। सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। अच्छा, इसमें फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, यानी नंबर रिलेशन, विजुअल, स्पेशल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। जो IQ, ये फार्मूला है MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100। ये अल्फ्रेड बिनेट का जो टेस्ट है उसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आप अपना IQ मेजर कर सकते हैं कि आपका IQ लेवल कौन सा या किस पे आप फॉल कर रहे हैं। ये तो हो गया बड़ा आसान सा। दूसरा है वेस्लर। वेस्लर ने 3 स्केल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वेस, विस्क और विप्सी। वेस जो है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये 16 से 74, यानी हम जिस एज ग्रुप में हैं, आप में से अक्सर तो शायद इसमें नहीं होंगी, जो फीमेल हैं वो तो शायद 6 से 16 में होंगी, ऐसे ही है? जी सर ऐसे ही है। हाँ तकरीबन सारी। अच्छा, जो मेल हैं हम बेचारे, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 16 से 74 साल की एज के लोगों के एडल्ट्स के लिए उसने ये अलग से टेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह विस्क है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर छोटी बच्चियाँ, 6 से 16 साल की एज के बच्चे, ठीक है। अच्छा, और है विप्सी, प्री स्कूल, यानी जो प्री स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो उसने ये टेस्ट बनाया हुआ है, इसको विप्सी कहते हैं, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस।
ठीक है। अब उसने वो क्या चीज़ मेजर करता है इन टेस्ट में, इसके टेस्ट में 11 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, 11 एक टेस्ट में वेस्टर्न इंटेलिजेंस टेस्ट 11 सब टेस्ट या सब सेट्स पे मुश्तमिल होता है। ये जो सब सेट्स हैं इनमें क्या होता है, इनमें क्या चीज़ मौजूद होती है, ये जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं, 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस या नॉन वर्बल होते हैं। अब जैसे ये देखें, इंफॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन, अरिथमेटिक, सिमिलैरिटीज़, डिजिट स्पैन, वोकेबलरी, वर्ड रीजनिंग। अब ये जो है ये वर्बल हैं, ये 6 वर्बल हैं। ये देखें मेजेस, जैसे आप में से किसी ने सवाल किया कि क्या IQ जो है इलिटरेट का भी हो सकता है, जी हो सकता है। इसमें जैसे ये देखें मेजेस है, मैट्रिक रीजनिंग है, पिक्चर अरेंजमेंट है, ब्लॉक डिज़ाइन है, पिक्चर कंप्लीशन है, डिजिट सिंबल है, ये नॉन वर्बल है, ठीक है। तो ये इलिटरेट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो IQ का जो फार्मूला इसने दिया है वेस्लर ने, इसने कहा कि आप क्लास का टेस्ट लें, ठीक है, एक ग्रुप का टेस्ट लें, अब उस ग्रुप में एवरेज स्कोर निकालें, यानी किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20 नंबर आते हैं 20 में से, तो एवरेज स्कोर आपके पास क्लास का आ जाता है, फ़र्ज़ करें 15, ठीक है। तो अब आप एक बच्चे का स्कोर देखें कि उसका स्कोर जो है, जैसे मेरा स्कोर फ़र्ज़ करें 20 में से आता है, फ़र्ज़ करें आ जाता है 10, तो 10 मेरा स्कोर है, एवरेज स्कोर 15 है, 10 तकसीम 15 ज़रब 100, तो मेरा जो है वो IQ तकरीबन 75 के करीब, 80 के करीब आएगा। अब इसका मतलब ये है कि इसमें हम जो है वो रिलेटिव उसको देखते हैं कि बाकी लोग, बाकी इंडिविजुअल्स के स्कोर के साथ एक इंडिविजुअल के स्कोर को कंपेयर करके देखते हैं इस इंटेलिजेंस स्केल में। ये मॉडर्न असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन इंशाल्लाह कल ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और कल इस लास्ट टॉपिक के बाद मैं आपको एक टाइम लाइन दे देता हूँ, सॉरी एक इसकी क्वेश्चंस की एक फ्रेम दे देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपके क्वेश्चन मैं पूछूंगा कल आपसे। अप्रोचेस, पोर्टफोलियो, यस, ये असेसमेंट बाय मेथड, यानी ये जो स्लाइड है या आपका टॉपिक आप बुक से देख सकते हैं। असेसमेंट बाय पर्पस, असेसमेंट बाय पर्पस से पीछे पीछे जितने भी सवाल बन सकते हैं इंटरव्यू में, वो मैं सारे आपसे कल पूछूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आपने ये तैयार करके आना है, आज वाला टॉपिक भी देखिएगा, और कल इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर का लास्ट जो होगा सेशन, आधे घंटे, फर्स्ट 30 मिनट्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी सर, ये टेस्ट बैटरी का बता दीजिए, बैटरी है क्या? सॉरी, टेस्ट बैटरीज क्या होती है? हाँ, टेस्ट बैटरीज, ये टेस्ट बैटरी कहते हैं ग्रुप ऑफ टेस्ट को। जब ये इंटरव्यू के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। टेस्ट बैटरीज जो है कहते हैं कि ग्रुप ऑफ टेस्ट को, जब आप एट अ टाइम ग्रुप ऑफ टेस्ट, यानी 6, 7, 8 डिफरेंट टेस्ट जो है एट अ टाइम ले रहे हो किसी भी इंडिविजुअल से, इसको हम कहते हैं टेस्ट बैटरीज। ये मैट्रिक, इंटर लेवल पे या स्कूल लेवल पे नहीं यूज़ होते, ये डिग्री लेवल पे यूज़ की जाती हैं ये टेस्ट बैटरीज ग्रुप ऑफ टेस्ट के लिए। इमोशनल क्वेश्चन का भी कोई फार्मूला था? जी ये जो तीनों स्केल वैसे इमोशनल क्वेश्चन का भी कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 2 सवाल 2 लोगों ने एक साथ पूछे हैं, मुझे दोनों भी समझ नहीं आई। जी अगेन प्लीज, दोनों इकट्ठे पूछें जल्दी से प्लीज। सर मैं पूछूं क्वेश्चन? जी जी। ये अपनी वेस्लर के जो 3 स्केल्स आए हैं, इनके आगे जो उनका टेस्ट है उसके 11 सब सेट हैं, yes, तो वो इन तीनों स्केल में यूज होंगे? हाँ जी, हाँ जी, तीनों प्री के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी? जी जी बिल्कुल। ओके जी दूसरा सवाल अब आप पूछ लें, चलें उन्होंने पूछ लिया था। सर इमोशनल क्वेश्चन के लिए भी कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया था? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है इसका कोई फार्मूला। किसी की इमोशंस को आप जो है किसी नंबर से मेजर नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से आप देख सकते हैं। जी मेरा इल्म तो ये है, शायद हो, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है। जी सर यहाँ बुक में जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में इमोशन क्वेश्चन के आगे 90% नॉलेज वाला, सर ये इमोशन क्वेश्चन जो है ना, जी जी सर, ये सर इससे क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है सर? हाँ, ये लिखा हुआ है कि 90% जो किसी भी इंडिविजुअल का जो नॉलेज होता है वो उसके इमोशनल क्वेश्चन से आता है। इमोशनल क्वेश्चन से मुराद हमने पहले से देख लिया है कि वो कैसे किसी भी चीज़ को परसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, यूज़ करता है और हैंडल करता है। इमोशंस साफ ज़ाहिर है उसकी वो कर रही होती हैं। अब एक मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, ठीक है, मेरी घर में लड़ाई हुई है किसी से, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे,
और मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया हूँ, चाहे मैं पढ़ने गया हूँ चाहे मैं पढ़ाने गया हूँ। मुझे याद है हमारे टीचर एक थे, उनकी अक्सर अपनी बीवी से लड़ाई होती थी, और जिस दिन वो लड़के आते थे उस दिन हमारी फेंटी लगाते थे। तो इमोशंस जो है वो हमारे नॉलेज के ऊपर डायरेक्टली जो है वो असर करती हैं, और हमारा नॉलेज 90% डिपेंडेंट होता है हमारे इमोशंस के ऊपर। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज़, कोई है तो। सर आप जब डेमो की बात कर रहे थे तो आई वांट टू आस्क कि जब हमने स्टार्ट लेना है डेमो का, तो क्या जैसे हम कॉमनली अपनी क्लास में जाकर सलाम करते हैं या बच्चों के लिए yes. मैसेज ऑफ द डे कोई मोटिवेटिंग सा व्हाइट बोर्ड पे, क्या हम वहाँ पे वो भी लिख सकते हैं? डेट और डे डालना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, मतलब ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जैसे हम कॉमनली अपने बच्चों को कोई 3 to 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल यानी कोई ऐसी सेंटेंस आते ही क्लास में कह देते हैं लाइक वेल डन। जी मैसेज ऑफ द डे आप बात करना चाह रही हैं शायद, बिल्कुल ज़रूर दें। आप ये भी कह सकते हैं कि आज मैसेज ऑफ द डे किस स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। अली, मतलब फर्जी नाम ले लें कि आयशा, अली, मैंने आपको कल कहा था कि आप कल मैसेज ऑफ द डे कल आप जो है 2-3 सेंटेंस पे मुश्तमिल वो आपके ज़िम्मे होगा, मतलब ऐसे फर्जी नाम भी आप ले सकते हैं। जी और सर उसके अलावा जो हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे उसके आंसर फिर हम खुद ही देते जाएं, नहीं ज़रूरत जैसे नहीं था है शाबाश वो शाबाश, नहीं, बस जैसे ही पूछेंगे फौरन बोल के शाबाश बेटे आपने सही कहा, ऐसे वेल डन, नहीं बेटा ऐसे नहीं, एक दो को शाबाश करके एक दो को नहीं बेटा ऐसे नहीं, ठीक है। मतलब उन्होंने आपको जवाब नहीं देना, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद चूँकि ये मैं इस दफ़ा गुजर चुका हूँ 1-2 दफ़ा स्टेज से, तो मुझे पता है वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कुछ को आते होंगे, कुछ को सवालों के जवाब लाजमी तो नहीं है, मतलब मुझसे पूछ, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हम हर चीज़ पे स्किलफुल नहीं होते, हर चीज़ का जवाब वो भी आगे से जो इंसान ही होते हैं, लाजमी नहीं है कि उनको हर बात का पता हो, और वो जानबूझ के वैसे नहीं देते, अगर आता भी हो तो जवाब नहीं देते। शॉर्ट आपने एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आती होगी। सर हम यकीनन स्टोरी टेलिंग इस तरह, बेटे आपको पता है जब आप क्लास में एंटर हो रहे थे, यानी हमने कोई पिक देखी, कोई स्टोरी कुछ इस तरह यानी करके भी उनको उनका प्रीवियस नॉलेज उधर, जरूरी नहीं कि हमने क्वेश्चंस ही नहीं रिलेटिंग ही, मतलब किसी भी तरह से आप उसको रिलेट करेंगे, किसी भी तरह से आप उसके प्रीवियस नॉलेज को करंट टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे, यानी मतलब आपके पास टाइम मैक्सिमम वहाँ पे 2 से 3 सेकंड होगा, ठीक है, सोचने का। ये आप देख जी, मैं 1 सेकंड इनका जवाब कंप्लीट कर लूँ। जी आपके पास टाइम, इतना टाइम मतलब लिमिटेड सा होगा, आप उसी टाइम के अंदर आपने 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करनी है। यहाँ पे तो हमारे पास टाइम है, हम सोच लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसलिए आपसे कहा है कि आप कम से कम 5 से 7 टॉपिक्स के ऊपर ना आप एक अपना डेमो तैयार कर लें, शॉर्ट सा 5 से 7 मिनट वाला। अब उसका फ़ायदा आपको ये होगा ना कि आप जब एक दफ़ा ये तैयार कर लेंगे तो आप, ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें। मोबाइल अपने कमरे में चले जाएं, बंद कर लें, ठीक है, कमरे को अंदर से लॉक कर दें, मोबाइल स्क्रीन ऑन करें और डेमो दें अपने मोबाइल को, और चेक करें कि कहाँ कहाँ पे मुझे बेहतरी की ज़रूरत है, और वो एरियाज़ आप इम्प्रूव करें। जी मारिया रुबाब, लास्ट। और सर मैं सर मुझे ये पूछना है कि क्या ये एजुकेशन जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड ही पढ़ाना होगा, कोई टॉपिक या स्कूल में जैसे मतलब कोई जनरल सॉर्ट हो सकता है कि आपने अगर बताया है कि मैं जो है वो बायो पढ़ा रही हूँ, तो पॉसिबिलिटी है आपको कहा जाए कि आप जो है वो बायो का कोई 10वीं का 8वीं का कोई साइंस का कुछ आप टॉपिक पढ़ा दें, लेकिन मोस्टली जो है ऐसे नहीं होता, मोस्टली हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक दिया जाता है। जी नुसरत। ओके सर। सर मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाह रही थी कि ज़्यादातर डेमो टीचर और लीडरशिप और एसएनसी उसके भी उन्होंने उस पे कहा था दें, डेमो दें, और मेन टीचिंग लर्निंग से ज़्यादा थी। हाँ जी लीडरशिप मैनेजमेंट से भी थी। जी क्वालिटीज ऑफ बेस्ट टीचर एंड बेस्ट स्टूडेंट थी, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पे भी उन्होंने कहा था डेमो दें, इस तरह के ज़्यादा थे। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, तैयार कर लें अच्छे। जी लास्ट क्वेश्चन करें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना सर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, आप वो ग्रुप में शेयर कर दें, हम उन पे 10-15 जो भी हो हम उनको तैयार कर लेंगे। या दूसरा तो फिर आप कहेंगे सर आपने जो बताया था उसमें से एक भी नहीं आया। सर प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। सर दूसरा मुझे ये
रहा था कि जैसे मेरी आदत नहीं है मतलब कि बुक रीडिंग की, तो क्या ये लाजमी हॉबी बतानी होगी कि लाजमी तो बुक नहीं है, रीडिंग हम करते हैं? नहीं है हॉबी आपका कोई भी हो सकता है। ये मैंने फॉर्मेट दिया है कि बेस्ट सर बुक आपसे पूछी जा सकती है, अगर आपकी कोई बेस्ट बुक है तो आप बताएं। लेकिन ये है कि सर आप पढ़ते ही ये भी ना कहें कि मेरी तो कोई बेस्ट बुक है ही नहीं, बहरहाल ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उन पे। तो आप कुरान मजीद को भी कह सर सकते हैं। कोई सी पढ़ना शुरू कर दें अपनी तरफ से। नहीं पढ़ना शुरू करें ना करें, लेकिन बहरहाल पुराने ये है पास कि तो हम पढ़ते ये ही है ना, सिचुएशनल उसी का केस है, बता किसी दो। से पूछा जाता है कि अक्सर से नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाए तो बहरहाल आपको कोई बुक बतानी चाहिए, ये ना हो आपसे पूछा जाए कि आपका हॉबी क्या है और आप क्या, मेरा कोई हॉबी नहीं है, आपसे पूछा जाए अच्छा आप जो है आपकी बेस्ट बुक कौन सी, आप कहें मेरी कोई बुक बेस्ट बुक नहीं है, वो कहेंगे ये तो निकम्मी है बंदी है या निकम्मा बंदा है, तो इसको हमने क्या रखना यहाँ पे। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा आप जो है ना आपका कहीं ना कहीं उसको लिंक करें अपने जवाब को किसी न किसी प्रैक्टिकल चीज़ के साथ। जी कोई और सवाल? सर एक क्वेश्चन सर, ये वो एक बात शेयर करनी थी सर। ज़रूर। वो सर मुझे किसी ने बताया कि आप ना ये बता सकते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा देखना जो है ये मेरा हॉबी है, तो सर ये क्या आ सकता है हॉबी में? हॉबी हो सकता है आपका ड्रामे देखना, लेकिन फिर आपसे सवाल जवाब बड़े तगड़े किस्म के होंगे। डायरेक्टर कौन है, ड्रा ये कौन है, वो कौन अच्छा है, इसका असल नाम कौन है, ये कब पैदा हुआ, आपका बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, कास्टर के प्रोड्यूसर होता है वो कौन है। तो इस तरह के मतलब सवाल अजीब अजीब से होंगे। हॉबी वो बताएं जो थोड़ा सा सिंपल हो, जैसे यही पूछना। इंट्रोडक्शन के बाद यही आपसे पर्सनैलिटी के क्वेश्चन किए जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और इन्हीं में आपको घुमाया फिराया जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट लेवल के होते हैं तो वो इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनका साफ ज़ाहिर हर एक सवाल का जवाब होता है। ये जो जवाब होते हैं इनमें से आपकी पर्सनैलिटी असेस की जाती है, इसमें फिर आप जो है वो थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं, लाइन से हट जाते हैं। इस तरह के जवाब दे के कि मेरा तो कोई हॉबी नहीं है या मैं कुछ भी नहीं करता, फ़ारिग टाइम में मैं सोता हूँ या फ़ारिग टाइम में मैं जो है वो। हमारे एक स्टूडेंट थे, एक इंटरव्यू देने गए, ये बकर गई हैं, उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और दूसरों को लेक्चर एजुकेशन की तैयारी कराता हूँ। सवाल हुआ कि क्या आप खुद लेक्चरर हैं, तो ऐसी सी बात है। तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ उनकी सिलेक्शन नहीं होती, ऐसी चीज़ ना बताई जाए जिससे मज़ीद आप लोग खुद कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएं। सीनियर्स कहते हैं कि इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यूअर कौन सा सवाल करेगा ये उनकी मर्ज़ी नहीं होती, जवाब देने वाली इंटरव्यूवी की होती है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो उनको किस तरफ ले जाता है कि मुझसे कौन से सवाल किए जाने चाहिए। जी कोई है सवाल? नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल 5:30 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सर अगर गार्डनिंग बता दें तो सर फिर उसमें भी तो सारे बोटॉनिकल नेम पूछ लेंगे, पूछते कुछ आपसे पौधों के बोटेनिकल भी। नेम, आप सिंपल बताएं कि मैं तो प्याज जनाब अली मिर्चें और धनिया और पुदीना ये काश्त किए हुए हैं छोटे छोटे पॉट्स में। हाँ जी, यही कि अपने फैमिली के लिए खाना बनाना पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कुकिंग की बड़ी शौकीन हूँ, सारा दिन किचन में जो है ना वो रहती हैं। अच्छा कुकिंग भी आ सकता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाना, ये हॉबी होता है। हाँ जी, अच्छी ड्रेसिंग, सारा दिन ड्रेस जी देखना सर। अच्छे ये भी बता सकते हैं आप, जो आपका असल काम है ऑनलाइन। ठीक है, ड्रेस डिजाइन करना हो सकता है, हाँ स्टिचिंग। हो सकता है बिल्कुल। वो पूछेंगे कि कितने ड्रेस डिज़ाइन किए आपने अब तक। इंशाल्लाह कल 5:30 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।